प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का, छात्र छात्राओं, प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023। तो वैसे प्रशिक्षु जिन्होंने 2022-24 में डीएलएड में नामांकन लिया है उनके लिए यह 2023 का वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षा के रूप में होगा। और इसके सीरीज में हम लोग अभी कई पेपर पर चर्चा कर चुके हैं और आज का हमारा पेपर है F5, जिसे हम भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के नाम से जानते हैं। आपने यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें, जिससे कि इसके पहले के जो पेपर डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो मैं डाल चुका हूं वह आपको तुरंत सूचना में मिलेगी एवं आगे आने वाली जो वीडियो होंगी जिससे कि आपके डीएलएड की फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा है उसकी तैयारी संबंधी जो भी विशेष प्रश्न है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो आज का यह जो पेपर है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, इस पर जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय वस्तु आरंभ करने से पहले उसको थोड़ा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। वह यह है कि यह पेपर जो F5 के नाम से जाना जाता है, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, यह 2 घंटे का पेपर होता है एवं इसके पूर्णांक 35 अंक के होते हैं। इसमें 35 नंबर का यह पेपर है और जिसमें 2 घंटे का यह पेपर आपको लिख करके कंप्लीट करना होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 7 होती है तथा 2 खंड में यह आपका पेपर बना हुआ है, खंड ए तथा खंड बी के नाम से जिसे जानते हैं। खंड ए में आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं और सभी पाँचों प्रश्न 5-5 अंक के होते हैं, अर्थात यह 25 अंक का यह खंड ए का जो पेपर है यह 25 अंकों का होता है एवं प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आप 75 से 100 शब्दों के बीच में देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिससे कि अच्छे अंक आ सके। एक प्रश्न 5 अंक के होते हैं, 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको 75 से 100 शब्दों में। यह होता है आपके 25 नंबर का पार्ट 1 अर्थात खंड ए होता है, जो कि लघुत्तरीय है, अर्थात छोटे प्रश्नों में छोटे में आपको उत्तर देने हैं। और इससे रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं, मुख्य प्रश्न है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भाषा को परिभाषित करें। भाषा को परिभाषित करें। भाषा एकात्मक क्रिया है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। भाषा को परिभाषित करें। भाषा एकात्मक क्रिया है जिसके बारे में आपको वर्णन करना है। भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, इसे स्पष्ट करें। भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, इसे स्पष्ट करें। अथवा में इसका दूसरा पार्ट है जिसे कि आप लिखें, ऊपर वाला प्रश्न अथवा नीचे का प्रश्न उसे आप लिखें। वह है कि यदि स्वर ध्वनियों के लिए भी तथा व्यंजन ध्वनियों के लिए सी संकेत माने तो शब्दों की ध्वनि संरचना में सी भी का तात्पर्य क्या होगा? उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। देखिए, यह जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि यह प्रश्न कहता है कि यदि स्वर ध्वनियों के लिए भी से अभिप्राय हो जाता है वॉवेल, तो इसी बात को कहा गया है कि यदि स्वर ध्वनियों के लिए भी तथा व्यंजन ध्वनियों के लिए सी अर्थात कॉन्सोनेंट, तो वर्ब और कॉन्सोनेंट ये जो दोनों संकेत दिए गए हैं भी एवं सी, इसको मिलाकर के जो शब्द की ध्वनि की उच्चारण होगी, रचना होगी, उसके बारे में आपको बताना है कि सी भी का अर्थ क्या होगा। तो यही एक शब्द बना करके उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। इसी प्रश्न को यहाँ कहा गया है कि यदि स्वर ध्वनियों के लिए भी अर्थात वॉवेल तथा व्यंजन ध्वनियों के लिए सी अर्थात कॉन्सोनेंट संकेत माने तो शब्दों की ध्वनि संरचना में सी भी का क्या तात्पर्य है? उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 2 पर अब चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है, कैसे? संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, अर्थात अपनी बात को हम एक जगह से दूसरी जगह तक अर्थात वक्ता से लेकर के श्रोता तक हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाते हैं, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो कहा गया कि भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है, कैसे? अर्थात जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक अपनी बात को दूसरे के सामने आप स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते हैं।
तो यही बात कहा गया है कि पहले आप अपनी भाषा को समझें, खुद समझें, फिर दूसरों को समझाने का प्रयास करें, तभी दूसरे व्यक्ति जिसे आप समझाना चाहते हैं वह समझेंगे। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है, तो कैसे। और भाषा की विशेषताओं को लिखे, भाषा की विशेषताओं को लिखे। बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं ताकत है, कैसे। बहुभाषिकता से अभिप्राय है कि वैसे व्यक्ति के पास जिन्हें एक से अधिक भाषा पर कमांड हो, जो एक से अधिक भाषा को बोल सकता है, उसे हम बहुभाषिकता कहते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं ताकत है, कैसे। अथवा वाक्य संरचना, वाक्य संरचना मतलब वाक्य की जो बनावट होती है, वाक्य संरचना में इसके घटकों का निश्चित रूप में होना क्यों आवश्यक है। निश्चित मतलब एक प्रोसेस में होना, एक स्ट्रक्चर में होना, एक बनावट में होना, एक सिस्टम में होना को कहा गया है कि वाक्य संरचना में इसके घटकों का निश्चित क्रम में होना क्यों आवश्यक है। तत्सम और तद्भव शब्दों को परिभाषित करें। क्या है, फिर से सुनिएगा। तत्सम तथा तद्भव शब्द को परिभाषित करें। और इसी से एक और पाठ जुड़ा हुआ है, महाप्राण से आप क्या समझते हैं। यह भी भाषा का ही एक अंग है। महाप्राण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि वैदिक संस्कृत और आवस्था में तुलना करें। वैदिक संस्कृत और आवस्था में तुलना करें। क्या भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की संघटना है। भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की संघटना है, स्पष्ट करें। और इसी का एक भाग है कि द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं को लिखें। द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं को लिखें। अथवा बिहार में प्रचलित भाषाओं को भौगोलिक क्षेत्र के स्थान पर लिखिए। बिहार में प्रचलित भाषाओं को भौगोलिक क्षेत्र के साथ लिखिए। भौगोलिक क्षेत्र से अभिप्राय है और भाषा से अभिप्राय यह है कि जैसे मान लीजिए मैथिली बोली जाती है, तो मैथिली किन किन भागों में बोली जाती है। मगही बोली जाती है तो किन किन भाषाओं में बोली जाती है, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी बोली जाती है तो किन किन भाषाओं में और किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। और उनका भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा है, उनका जो क्षेत्र है उसके बारे में परिचय देते हुए भाषा का उसका कैसे संबंध है, इसके बारे में बताना है। बिहार में प्रचलित भाषाओं को भौगोलिक क्षेत्र के साथ लिखिए। बोली से आप क्या समझते हैं, जो हम लोग आपस में बात करते हैं, बोली से आप क्या समझते हैं। भाषा और लिपि में अंतः संबंध पर प्रकाश डालें। भाषा और लिपि के अंतः संबंध पर प्रकाश डालें। भाषा और लिपि के अंतः संबंध पर प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या 4 है, बहुभाषिक कक्षा से आप क्या समझते हैं। बहुभाषिक कक्षा से आप क्या समझते हैं। फिर आपको वही प्रश्न निकल करके आया, बहुभाषिक अर्थात एक से ज़्यादा भाषा जब बोली जाती है, तो निश्चित रूप से जब हम बच्चों के साथ कक्षा में कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे सामान्यतः हिंदी, इंग्लिश या वहाँ का कोई अपना लोकल लैंग्वेज भी है, उसको भी अगर बीच बीच में समझाने के लिए हम बच्चों के साथ प्रयोग करते हैं, उससे बच्चे आसानी से विषय वस्तु को समझते हैं। इसलिए कहा गया है कि बहुभाषिक कक्षा से आप क्या समझते हैं। बहुभाषिक कक्षा के महत्व का वर्णन करें और आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन करें। यह हो गया प्रश्न नंबर 4। फिर से रिपीट करता हूँ, बहुभाषिक कक्षा से आप क्या समझते हैं। बहुभाषिक कक्षा के महत्व का वर्णन करें, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्णन करें। अथवा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के नाम लिखें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के नाम लिखें। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 348 में वर्णित भाषा प्रावधान का वर्णन करें। अनुच्छेद 348 में वर्णित भाषा प्रावधान का वर्णन करें। अब आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। भाषा के आधारभूत कौशलों को लिखिए। भाषा के आधारभूत कौशलों को लिखिए। फिर से रिपीट करता हूँ, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं तथा भाषा के आधारभूत कौशलों को लिखें। अथवा मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। भारत के लिपियों का वर्णन करें, अर्थात भारत में कौन कौन सी लिपियां हैं और लिपियों के आधार पर कौन कौन सी भाषाएं निर्भर करती है, उसी चीज़ को आपको यहाँ पर व्याख्या करके बताना है।
यह था खंड क। खंड ख में चलते हैं कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 2 दिए जाएंगे। खंड ख में 2 प्रश्न होंगे, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और वह एक प्रश्न होगा 10 नंबर का, इसलिए दीर्घ उत्तरीय है। और प्रश्नों के उत्तर जब हम लिखेंगे तो उनके शब्दों की संख्या 200 से 250 शब्दों के बीच में होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। खंड ख अर्थात बी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है और एक प्रश्न के उत्तर आपके 10 नंबर के होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। वागोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? वागोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? भाषा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। वागोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, साथ ही भाषा के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा आदर्श लिपि के गुण कौन कौन से हैं इसको आपको बताने हैं। आदर्श लिपि के गुण को लिखिए। और आखिरी प्रश्न है जो हमेशा आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, वह मुख्य प्रश्न यह है कि बोली किसे कहते हैं, उस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। राजभाषा, अपभाषा, अपभ्रंश भाषा, विभाषा, भाषा, लिपि, मातृभाषा, विषय के रूप में भाषा और माध्यम के रूप में भाषा। तो यहाँ पर टिप्पणी के रूप में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क अर्थात बोली, ख राजभाषा, ग अपभाषा, घ अपभ्रंश भाषा, अंग विभाषा, च भाषा, छ लिपि, ज मातृभाषा, झ विषय के रूप में भाषा तथा य माध्यम के रूप में भाषा। तो इस प्रकार यह आज का जो हमारा पेपर था C5, जो कि 35 नंबर की आपकी परीक्षा होती है, 15 नंबर असाइनमेंट में होते हैं, कुल मिलाकर के यह 50 नंबर का पेपर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो पेपर आपको बताया गया है F5 के नाम से DLED फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023 निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और आप इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करें, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे ढंग से अच्छे अंकों के साथ जा सकेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट्स करेंगे और हमारी आपकी मुलाकात फिर नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए हमारा आपका जय हिंद।